कैटेगरी 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ के बेसिस पे वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन आपको मिल सकता है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर कैटेगरी 2 को क्वालिफाई करता है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है। तो अभी आपने देखा बच्चों कि हम 3 कैटेगरी में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है सीएसआईआर नेट में। जितना टाइम आपको मिला है उसको यूटिलाइज करें, पढ़ने में, रिविजन करने में, पीवाईक्यूज करने में। Hello everyone, welcome to PW IIT JAM and CSIR Net YouTube channel. I am your mentor Ankita H. Tripathi. आप सब जानते हैं CSIR नेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं बच्चों, और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जुलाई में आपका एग्जामिनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि क्या असल में CSIR में जो उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न है या सिलेबस है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या असल में कोई चेंजेस आए हैं या ये सिर्फ अभी खबर है, आगे कुछ प्रोसेस होने वाला है। इस बार के एग्जामिनेशन में क्या कोई चेंजेस होने वाले हैं या नहीं होने वाले, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम थॉरोली। जो CSIR नेट 2025 जून 2025 का ब्रोशर है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आपको मैं समझाने वाली हूँ, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करती हूँ, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरें तो ये जरूर याद रखें कि आपको क्या करना है बच्चों, थॉरोली जो भी आपका ब्रोशर है उसको आप थॉरोली पढ़ें। जब आप ब्रोशर को अच्छे से पढ़ते हैं आपको हर चीज समझ में आ जाती है कि किस लाइन में, किस एप्लीकेशन फॉर्म के किस सेक्शन में आपको क्या भरना है। और अगर आप इस CSIR के ब्रोशर के एंड में जाएंगे तो पूरा जो एप्लीकेशन एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म की तरह यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया गया है, आप उसको देख के भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो गलती होने के चांसेस आप बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट करता है, NTA कंडक्ट करता है। और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की है, एक बार पहले उनके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स की रिलीज डेट थी वो थी 3 जून 2025 और 23 जून 2025 तक ये खुली रहेंगी। आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एग्जामिनेशन फी का 24 जून 2025 तक। तो इन डेट्स के बीच में ही आप बिल्कुल देखिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म्स अच्छे से भर लें। उसके बाद अगर बाय चांस फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हों बच्चों, तो बहुत सावधानी बरतें, बहुत केयरफुल रहें। बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं करेक्शन विंडोज ओपन रहता है। तो करेक्शंस, आप जो भी पर्टिकुलर्स में करेक्शंस आपको करनी है, तो उसके लिए आपके जो ओपन विंडो होगा, जो करेक्शन विंडो ओपन होगा, दैट विल बी 25 जून 2025 टू 26 जून 2025 अप टू 11:59 PM। इसमें भी अगर हम और देखें तो जो एप्लीकेशन फी आपके लिए है उसमें हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150, जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए 600 एंड SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 325 रुपीज है। तो आप एप्लीकेशन फी सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म्स आराम से भर सकते हैं बच्चों। आप जानते हैं और सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड, दैट इज CBT मोड में होता है। उसके अलावा बाइलिंगुअल में होता है, ये भी आपको पता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं विद MCQs। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन 180 मिनट, दैट इज 3 घंटे, 3 घंटे का पेपर आपका होता है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड, अभी तक जो शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट है वो है 26, 27, 28 जुलाई 2025। तो देख सकते हैं आप लोग, जून स्टार्ट हो चुका है और जुलाई के एंड में आपका एग्जामिनेशन है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेहनत आपके ऊपर है बच्चों, जितनी अच्छे से मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, राइट। तो चलिए, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वो अनाउंस कर दी जाएगी NTA की वेबसाइट पे, प्लस सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ जॉइंट CSI UGC नेट एग्जामिनेशन वो भी इंटिमिडेट कर दी जाएगी एडमिट कार्ड के थ्रू। आपका जो रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज है और आंसर की का जो डिस्प्ले है वो भी बाद में लेटर ऑन जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद मिल जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमेशा नोट, आपकी एक हैबिट होनी चाहिए बच्चों, जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं कि आप रेगुलरली उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है उस साइट को विजिट करते रहें। तो आपको हर एक नोटिफिकेशन के लिए आप
आप रूबरू रहेंगे, आपको पता होगा किस टाइम पीरियड में, किस टाइम ड्यूरेशन में वो नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जनरली हम किसकी बात करते हैं बच्चों, कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एलिजिबिलिटी की। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हम बीएससी कर रहे हैं, हम 4th ईयर प्रोग्राम में हैं या हम मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं, फिर से बता दूं कि सीएसआईआर का ये जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आगे और बढ़े तो फेलोशिप के बारे में एक बार बात कर लेते हैं बच्चों। आप जानते हैं फेलोशिप जब ग्रांट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ब्रीफ फॉर्म में इस चार्ट को रिप्रेजेंट करूं आपसे, तो आप जानते हैं जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो 3 कैटेगरी में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जब अगर क्वालिफाई करते हैं, जैसे आपने एग्जामिनेशन दिया और आप जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपको प्लेस किया गया है कैटेगरी 1 में, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 3 कैटेगरीज में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी में अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर किसी कैंडिडेट ने अगर क्वालिफाई किया है कैटेगरी 1 में, तो वो किस किस चीजों के लिए एलिजिबल है, वो एलिजिबल होते हैं जेआरएफ के लिए। जेआरएफ की ड्यूरेशन जनरली कितनी होती है, 2 साल, विद इन 2 years आपको जेआरएफ में एनरोल होना ही पड़ता है, आप जेआरएफ को ले सकते हैं। अगर आपने वो 2 साल छोड़ दिए, 2 साल तक आपने जेआरएफ को अवेल नहीं किया, तो उसके बाद वो आपकी हट जाती है, मतलब अब आपको आगे जेआरएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। बट कैटेगरी 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ के बेसिस पे वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन आपको मिल सकता है, और उसके बेसिस पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो देखा जाए जो भी कैंडिडेट कैटेगरी 1 को क्वालिफाई करता है, दे आर एलिजिबल फॉर जेआरएफ, फॉर पीएचडी एडमिशन एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम कैटेगरी 2 के रिजल्ट्स की बात करें, वो कैंडिडेट्स जो कैटेगरी 2 में वो क्वालिफाई करते हैं, कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल होते हैं और एडमिशन टू पीएचडी। ये आपको याद रखना है, कैटेगरी 2 में जेआरएफ आपको नहीं मिलती। तो कोई भी कैंडिडेट अगर कैटेगरी 2 को क्वालिफाई करता है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है, उस नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब कहीं आपको इंटरव्यूज देने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और अगर आप पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो देना चाहते हैं, इंटरव्यूज देना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल होते हो। आप उस पोजीशन, कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन आएगी तो आप एलिजिबल होगे उसको देने के लिए, ठीक है, उस पे अप्लाई करने के लिए। अब तीसरी कैटेगरी होती है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो जो भी कैंडिडेट कैटेगरी 3 को क्वालिफाई करते हैं या उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो उनके पास, उनको बेसिकली जेआरएफ का एडवांटेज नहीं मिलता, उनको जेआरएफ नहीं मिलती, और ना ही वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं होते, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो। तो कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप उनकी मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन कैटेगरी 3 नेट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये है अगर जब आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया और आपके रिजल्ट किस कैटेगरी में आया है, उसके बेसिस पे आप कौन से कैटेगरी, कौन से लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए, वो उस पर डिपेंड करेगा। ये तो था आपके जेआरएफ के बारे में बात बच्चों। अब अगर हम और थोड़ा सा आगे बात करें, तो एक चीज जो यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगी थी, वो यही है, हमेशा ही होती है ऑब्वियसली, अबाउट MOES फेलोशिप्स। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सपोर्ट करता है 25 नंबर्स ऑफ फेलोशिप्स। मतलब यहाँ पे ये 25 फेलोशिप्स को, 25 नंबर ऑफ फेलोशिप्स को सपोर्ट करेगा इन रिसर्च एरियाज, जो कि किसमें होगा, अर्थ साइंसेस में, थ्रू जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025। राइट, ये उनके लिए है जो अर्थ साइंसेस से बेसिकली देते हैं अपने एग्जामिनेशन को। तो आप ये देख सकते हो।
ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट एज पर 2.1.1 ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इसी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसी में ये वाला जो कैटेगरी है उसमें जाके आप एलिजिबिलिटी सारी मेंशन है वहां पे आप वो देख सकते हो। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बात करें तो अभी आपने देखा बच्चों कि हम 3 कैटेगरी में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है CSIR नेट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे कैटेगरी 1 में जिनको JRF मिलती है वो JRF का स्टाइपेंड या फेलोशिप का अमाउंट कितना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपने CSIR क्वालिफाई किया तो बेसिकली आप जानते हैं, हम तो ये लिमिट मान के चलते हैं कि फेलोशिप 5 साल के लिए मिलती है और उस 5 साल में स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं उसमें आपकी जो कैटेगरी होती है वो होती है जूनियर रिसर्च फेलो के अकॉर्डिंग। तो जूनियर रिसर्च फेलो को JRF मिलती है और वो JRF का जो अमाउंट होता है दैट इज 37,000 पर मंथ। ठीक है, इसके साथ आपको 20,000 की कंटिजेंसी भी मिलती है, राइट। और ये कंटिजेंसी एनुअल कंटिजेंसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन एनुअल कंटिजेंट ग्रांट ऑफ ₹20,000 इज गिवन, वो ग्रांट की जाती है। और आफ्टर 2 इयर्स, इस 5 साल में स्टार्टिंग के 2 साल JRF है जिसमें आपको अमाउंट मिलेगा पर मंथ दैट इज 37,000 और उसके बाद आपका अपग्रेडेशन होता है, JRF से आप SRF में कन्वर्ट होते हो दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट होते हो तो आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है 42,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो ग्रांट किया जाता है जब आपको आप JRF दैट इज कैटेगरी 1 क्वालिफाई करते हो और JRF क्वालिफाई करते हो। चलिए अब इसके बाद और आगे बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि CSIR नेट को क्वालिफाई करना तो बात की बात है, पहले आप एलिजिबल तो हैं, क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि मैम हम BSc फाइनल ईयर में हैं, 4 ईयर प्रोग्राम है, तो क्या मैं फिल कर सकता हूँ, क्या मुझे JRF मिलेगी, क्या मैं PhD कर सकता हूँ। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, या फिर मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम भर सकते हैं नहीं भर सकते। आज उन पूरी चीजों पे, उन सारी क्वेरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी पे। अगर आप नॉर्मली एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो जनरल अनरिजर्व्ड जनरल EWS कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए विदाउट, आप यहां देख रहे हैं, विदाउट राउंडिंग ऑफ 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी 55% मिनिमम कहने का मतलब, और विदाउट राउंडिंग ऑफ कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 54.5 आपके मार्क्स है और आप ये बोल रहे हो कि 54.5 राउंड ऑफ करके तो 55 होता है तो मैम मैं भर सकता हूँ फॉर्म। तो यहाँ पे आप विदाउट राउंडिंग ऑफ मतलब है आपके 55% मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, राइट। तो ये है आपका कहने का मतलब। इसके अलावा अगर आप OBC, SC, ST, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD, थर्ड जेंडर कैटेगरी के बारे में अगर आप बात करें, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, जो मार्क्स की एलिजिबिलिटी है तो वो है आपकी 50% और वहां पे भी आपको साफ लिखा हुआ है विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, 49.5 को आप 50% नहीं कंसिडर करोगे, आप 50% को ही 50% कंसिडर करोगे, राइट। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है मार्क्स के प्रति। अब इसके बाद अगर आप बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, candidates who are pursuing their master's degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। कहने का मतलब क्या है, कैंडिडेट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं, मतलब आपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके अलावा या आप मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, जब आपने एग्जामिनेशन दे दिया और रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो, अभी रिजल्ट आपका आया नहीं है या किसी कारणवश आपका रिजल्ट डिले हो गया है, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर में तो हो लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हो, तो भी आप इन सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करोगे बच्चों तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो कि आप CSIR नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट शर्त क्या है, शर्त है कि आपके पास, जब आपने मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब नेट क्वालिफाई करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि JRF को अवेल करने, नेट भी आपने क्वालिफाई किया और कैटेगरी 1 में आपने क्वालिफाई कर लिया। तो जब आप कैटेगरी 1 को क्वालिफाई करते हो उसके बाद भी आपके, अब मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्वालिफाई कर लिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप विदिन 2 इयर्स जिस डेट से आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है
और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको वो जेआरएफ को अवेल करना पड़ेगा। अगर आपने उस जेआरएफ को अवेल नहीं किया तो फिर उसके बाद उसको वो अमान्य हो जाएगी, मतलब अब उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। आफ्टर 2 इयर्स अगर आप उस सर्टिफिकेट को लेके जा रहे हो कि मुझे जेआरएफ मिल जानी चाहिए, तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। बस इतना ही डिफरेंस है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है अगर आप मास्टर्स में हो, मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपने क्वालिफाई कर लिया नेट को, या फिर आप मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड ईयर में हो और आप देना चाहते हो CSIR नेट, तो आप बिल्कुल जरूर ही CSIR नेट के एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो आप विद इन 2 इयर्स आपको अवेल करनी पड़ेगी जेआरएफ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इस केस में आप बिल्कुल सेफ साइड में हो। और वैसे भी क्या होता है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, आप भी जानते हो जनरली CSIR नेट का एग्जाम जून में हो जाता है, राइट। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो वैसे ही खत्म हो गया और उसके बाद भी 1.5 आपका जो साल है वो आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर भी आपके पास 5 से 6 या 6 से 7 महीने बचे होते हैं जिसके अंदर अंदर आप जेआरएफ को अवेल कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए और जेआरएफ को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों कि क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। बिल्कुल आप भर सकते हो पेपर, आप पेपर भर सकते हो, आप एप्लीकेशन भर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, थोड़ा और डिस्कस करूं 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। इसमें भी बच्चों को बहुत डाउट होता है। मैंने आपको मास्टर्स के बारे में तो क्या आप भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं वो बता दिया है ना, कि आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। अब हम बात करते हैं जिनके पास जो 4 ईयर प्रोग्राम में है। तो the candidates having passed a 4-year या 8 semester bachelor's degree program should have a minimum of 75 marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is allowed। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 4 साल वाले प्रोग्राम में हैं या 8 सेमेस्टर वाले बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो क्या आप दे सकते हैं CSIR का एग्जाम? तो हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए दैट शुड बी 75 मार्क्स। जो 75% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो कि आप CSIR नेट का फॉर्म भर सकते हो और एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे SC, ST, OBC और PWD, EWS जो कैटेगरी है, उनके लिए 5% रिलैक्सेशन होता है, right? A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC and differently abled, economically weaker section and other categories of candidates। तो इतना आपको पता चल गया, आपको या तो 75% और उसी 75% में 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप भर सकते हो अगर आपके पास इतने मार्क्स है, राइट। सेकेंड एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, यहाँ पे ये पॉइंट को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट। जो 4 साल वाले हैं, जो कैंडिडेट्स 4 ईयर BSc प्रोग्राम में है, 8 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम में है, अगर वो क्वालिफाई करते हैं नेट, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड फॉर एडमिशन टू PhD। आप JRF क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। मान लीजिए आपने नेट का एग्जाम दिया, आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, तो JRF क्वालिफाई भी कर सकते हो और PhD में एडमिशन करने के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 4 साल वाले डिग्री प्रोग्राम में हैं, बैचलर्स डिग्री वाला आपका प्रोग्राम है 4 साल वाला, और उसमें अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं और JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, तो JRF के बेसिस पे आप PhD एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर आप PhD ओनली वाले कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं, तो आप PhD कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नेट के बेसिस पे आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे। आपको इन दोनों कैटेगरी में से कोई ना कोई चीज करनी ही पड़ेगी, दैट इज आपको JRF के थ्रू PhD या PhD आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब अगर हम और बात करें, द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग 4-year 8 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर, आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो या ईयर में हो,
may also apply for the test। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ये एक तो पहले तो ये एग्जाम परस्यू कर रहे हो, आप 4 डिग्री जो 4 ईयर वाला पेपर है, बैचलर प्रोग्राम है, उसको कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of JRF और admission to PhD। आप लोगों के लिए जो 4 साल वाले या 8 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम में हैं बच्चों, उनके लिए एक चीज तो कंफर्म है, आप देख सकते हैं। वो क्या कंफर्म है, वो ये कंफर्म है कि या तो आप JRF के लिए या फिर आप एडमिशन टू PhD के लिए एलिजिबल हो। ये क्लियरली ऊपर भी लिखा था, ये यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होगे। लेकिन बात यह है कि यूजीसी के अकॉर्डिंग जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करेंगे तो आप डेफिनेटली एलिजिबल होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स विद अ 4-year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट। आपको लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग विद देयर कोड्स, उन्हीं सब्जेक्ट्स और उन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग आप उन प्रोग्राम्स में अप्लाई, उन प्रोग्राम्स के थ्रू नेट CSIR नेट में एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए बहुत केयरफुली आप इन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग उनका जो कोड है उसको देखें और उसी के बेसिस पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने की कोशिश करें। फिर भी आपसे ये बोलूंगी बच्चों, ब्रोशर को या इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है, क्योंकि यही इसके बेसिस पे ही आप खुद से ध्यान से पढ़ने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ये तक ये पूछते हैं कि मैम एज लिमिट क्या है, तो आप देख सकते हैं अगर हम JRF की बात करें तो JRF के लिए जो एज लिमिट है, इट इज नॉट मोर देन 30 years एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। इसका मतलब जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जुलाई 2025 तक अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो इसके बेसिस पे आप 30 इयर्स से ज्यादा की एज के नहीं होने चाहिए। अगर आप 30 इयर्स से कम हैं जुलाई 2025 से पहले तक, तब आप एलिजिबल हैं। तो आप मान के चलिए कि जो आपकी एज क्राइटेरिया है JRF के लिए, दैट इज 30 इयर्स, और इसी पे रिलैक्सेशन है अप टू 5 इयर्स का फॉर अदर जो भी हमारे OBCL, NCL, SC, ST, PWD और थर्ड जेंडर कैटेगरीज है और वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है इस कैटेगरी में। चलिए, अब इसके बाद अगर और बात करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखें या एडमिशन टू PhD ओनली वाली कैटेगरी को देखें, तो उनमें देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एडमिशन टू PhD। इसका मतलब केवल JRF के लिए, JRF को अवेल करने के लिए आपके पास जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 30 इयर्स का, ठीक है, और उसमें 5% का रिलैक्सेशन मान लीजिए कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी को देख रहे हैं या एडमिशन टू PhD कैटेगरी को देख रहे हैं, तो उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके बेसिस पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं भी JRF भरने के लिए या नहीं, वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, ये तो हो गया। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या एक्चुअल में कोई चेंज आया है या नहीं आया है आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में या फिर सिलेबस में। तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को तो आप यहाँ पे ही देख सकते हो, एग्जामिनेशन का डिटेल्स यहाँ पे है। जब आप डिटेल्स की बात करते हो तो आप जानते हैं, मैंने इससे पहले भी बोला था कि CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो याद रखें, आप जानते हैं हम केमिकल साइंसेस, आप अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेस कैटेगरी में या लाइफ साइंसेस में, मैथमेटिकल साइंसेस में और फिजिकल साइंसेस, इन 5 कैटेगरीज में आप क्या करते हैं बच्चों, आप फिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को। तो अगर हम केमिकल साइंसेस की बात करें तो केमिकल साइंसेस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन है, पार्ट A, B और C। क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट होने वाले हैं और वो ही 3 पार्ट आपको हर एक कैटेगरी में दिखेंगे, हर एक सब्जेक्ट में दिखेंगे। केमिकल साइंसेस में, अर्थ साइंसेस में, लाइफ साइंसेस में, मैथमेटिकल साइंसेस में और फिजिकल साइंसेस में 3
आपके पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है और 3 पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम केमिकल साइंसेस में क्वेश्चंस की बात करें तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस हैं और पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस 120 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो? पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस, पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस और पार्ट सी में 25 क्वेश्चन। तो टोटल आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स है पार्ट ए में, पार्ट बी में भी 2 मार्क्स है और पार्ट सी में 4 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपने किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 200 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग, ऑब्वियसली सीएसआईआर का पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है। होती कैसे है आप देख सकते हैं, ए बी और सी पार्ट में 25% नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब पार्ट ए में 0.5, पार्ट बी में 0.5 और पार्ट सी में 1 मार्क्स का रिडक्शन होगा। अगर वहीं आप अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेस की कैटेगरी से भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को, तो इसमें भी बच्चों 3 पार्ट में एग्जामिनेशन है। पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 50 और पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन 80 हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ए पार्ट में 15, बी पार्ट में 35 और सी पार्ट में 25, टोटल 75 क्वेश्चंस यहाँ पे भी अटेम्प्ट करनी है। इसके अलावा अगर आप ईच करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी में 2-2 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, पार्ट सी में 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, ए और बी पार्ट के लिए 25%, सी पार्ट के लिए 33%। अब अगर आप लाइफ साइंसेस, आप जानते हैं लाइफ साइंसेस इतनी बड़ा कैटेगरी है, इतने 2 शिफ्ट में इतने कैंडिडेट्स होते हैं लाइफ साइंसेस के कि 2 कैटेगरी में इसका एग्जाम मतलब 2 शिफ्ट्स में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और इसी के लिए हम लाइफ साइंसेस का जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डिक्लेयर होता है, परसेंटाइल फॉर्म में डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप लाइफ साइंसेस में देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 50, पार्ट सी में 75, 145 आपके टोटल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन पार्ट ए में, पार्ट बी में 35 और पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चंस यहां भी अटेम्प्ट करनी है। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स पार्ट ए के लिए, बी के लिए 2 मार्क्स और पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन को सही करने के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स पेपर का कितना है? 200 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग ए बी और सी पार्ट के लिए 25% रहेगी, जिसका मतलब है ए पार्ट में 0.5 नेगेटिव मार्किंग, बी में 0.5 और सी में 1, ठीक है। इसके साथ साथ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में 20 है, बी में 40 है और सी में 60 है। पेपर में टोटल क्वेश्चन 120 है। 15 क्वेश्चन पार्ट ए में, 25 क्वेश्चन पार्ट बी में और सी में 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। करेक्ट आंसर हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा पार्ट ए में, 3 मार्क्स मिलेंगे पार्ट बी में, 4.75 मार्क्स मिलेंगे पार्ट सी में। तो टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग वापस से 25% ही होगी। बात करें लास्ट सब्जेक्ट की, विच इज फिजिकल साइंसेस, जिसका कोड है 705। इसमें भी 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन पेपर जो होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे, 3 सेशंस होंगे। 3 सेक्शंस में टोटल क्वेश्चंस पार्ट ए में 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में 25 और पार्ट सी में 30 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 20 और पार्ट सी में 20। टोटल आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फिजिकल साइंसेस में। करेक्ट आंसर के लिए पार्ट ए में आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी में 3.5 मिलेंगे और पार्ट सी में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर से पेपर का टोटल जो मार्क्स का पेपर होगा वो 200 है। और नेगेटिव मार्किंग जैसे हर कैटेगरी में थी आपकी 25% नेगेटिव मार्किंग है। इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी बच्चों, हर चीज आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन की गई है। जो मैंने आपको ऊपर ब्रीफिंग की थी उसी का एक्सप्लेनेशन आपको नीचे भी मिल जाएगा ब्रोशर में। तो ये हमारी पूरे, हमने किस किस चीजों की बात कर ली बच्चों, हमने मेन फोकस हमारी इस पूरे सेशन का था एलिजिबिलिटी पे कि क्या, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते भी है या नहीं। तो आप डेफिनेटली अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। जो भी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, CSIR नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप आराम से उसको भर सकते हैं। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई भी कर पाएंगे बच्चों। बस सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या CSIR में इस बार कुछ चेंजेस है,
क्या सिलेबस में कोई चेंजेस है? जिस तरीके से एक बार पूरा आपने सुना होगा, न्यूज़ भी निकली थी, CSIR ने नोटिफिकेशन भी दिया था कि हम सिलेबस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर स्पेशली अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें तो जनरली बच्चों इस बार के जो जून 2025 का पेपर है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे आप पहले देते थे पेपर, सेम तरीके से इस बार भी वैसे ही पेपर दिया जाएगा। लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो 13 यूनिट्स आप पढ़ते हैं, उन 13 यूनिट से ही वो ही सिलेबस है आपका, उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न भी वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। कोई फर्दर चेंजेस आएंगे तो वो इस एग्जामिनेशन से इम्प्लाई नहीं होंगे। वो फर्दर जब दिसंबर में अगर वो कंडक्ट कर दिया गया, क्या अगर वो ले आया गया, इंप्लीमेंट हो गया, तभी वो दिसंबर 2025 में देखने के लिए मिलेगा, वरना अभी एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बेफिक्री से आप अपने सिलेबस को सामने रखिए, अपनी प्रिपरेशन को फुल, एक बोलते हैं ना, पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो अभी फिर से बता दूं, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अगर मैं बोलूं तो कोई एज सच चेंजेस नहीं आए हैं बच्चों। पैटर्न वैसा ही है जैसा मैंने पूरा पैटर्न भी आपको बता दिया। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होने वाली है वैसे ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था वो भी आपको पता चल गया है। तो बस अब आपको क्या करना है, एक बार खुद से पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना है। बुलेटिन पढ़ने के बाद आपको ध्यान से जो आपके यहाँ पे लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन भरना है, उसको देख के भी आप करेक्टली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। हर एक डिटेल को बहुत केयरफुली आप स्टडी करना, मतलब फिल करना, उसके बाद वापस से नोटिस करना कि आपने जो स्पेलिंग डाली है वो क्या करेक्ट है या नहीं। जो सिटीज में आप चाहते हैं आपका सेंटर पड़े, आप उसको बहुत केयरफुली डालना। हर एक चीज, एग्जामिनेशन कौन से सब्जेक्ट से देना है, उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, हर चीज बहुत केयरफुली आप भरना बच्चों। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से आपको जब करेक्शन विंडो खुलेगा भी तो भी आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी पूरी आशा ये है, मेरी पूरी टीम की आशा ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जानते हैं, और आप अच्छे से एग्जामिनेशन भी कर पाएंगे। तो अभी आराम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जितना टाइम आपको मिला है उसको यूटिलाइज करें, पढ़ने में, रिविजन करने में, PYQs करने में। जितना ज्यादा PYQs करेंगे उतना ज्यादा आपको हैबिट हो जाएगी नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो इतना ही है बच्चों, तो कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा एज सच, कहीं पे भी कोई एज सच चेंजेस नहीं है। जैसा पैटर्न था वैसा ही है। जून 2025 का एग्जामिनेशन भी वैसा ही होगा, कोई सिलेबस में भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट फिर भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं बच्चों। विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। उसको जो भी डाउट्स हैं आपके उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।